स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, प्रश्नावली है 5.1 और चैप्टर का नाम है न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन आप काफ़ी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करेंगे। जो बोला गया है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। तो एक आपने पिछली क्लास में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4, उस पे आपने सिद्ध किया था कि AB एक रेखाखंड होगी। ठीक है ना, AB एक रेखाखंड होगा, उसके मध्य बिंदु एक C होता है। ठीक है ना, आपने ये सॉल्व किया था और बड़ी आसानी से सॉल्व किया था इस सवाल को। अब इस पे एक बोला गया है कि C रेखाखंड के एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक इसके C के पास ही इस बिंदु को हम मान लेते हैं D। ठीक है ना, क्या मान लेंगे, इस बिंदु को D मान लेंगे और मानने के बाद हम इसको सत्यापित करेंगे। तो सत्यापित करने से हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये मध्य बिंदु है या मतलब मध्य बिंदु होता है कि नहीं। वास्तविकता में तो होता नहीं है। ठीक है ना, मध्य बिंदु केवल एक ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो माना है उसका मानने की प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो इसका हल हम करते हैं। तो हल क्या आएगा, देखो यहाँ जो माना है कि माना D बिंदु AB का एक अन्य है ना, AB का एक अन्य मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। ठीक है ना, AB का एक मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, AD बराबर क्या आ जाएगा, DB। AB बराबर AD बराबर DB, यानी AD बराबर और DB, इसको इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि AD बराबर क्या है, D और B के। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लो इसको। ठीक है ना, इसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे, C किसका है, C AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है ना, ये आपकी बात दी गई है। AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है। ठीक है ना, ये क्या है, दिया है पॉइंट कि AC जो है AB का मध्य बिंदु है। या आप ऑलरेडी यहाँ पर देखो C रेखाखंड का AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। तो यहाँ हमने C को मध्य बिंदु एक दिया है, इसको मान लेते हैं। तो अब ये क्या बराबर होगा, AC बराबर BC आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, यानी इसको AC बराबर BC हम कर देंगे। AC बराबर क्या कर देंगे, BC कर देंगे। AC बराबर BC कर देंगे। देखो इसको हमने समीकरण दूसरा मान लिया। क्लियर है ना, ये हमारा समीकरण कौन सा आ गया, दूसरा आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम घटा देंगे, है ना। तो समीकरण 1 और 2 को हम घटाएंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर ठीक है ना। तो किस तरीके से हम घटाएंगे भाई, ए इधर वाला मतलब AD और AC घटाएंगे और BC BD और क्या घटाएंगे, BC घटाएंगे। तो इस प्रकार से इसको हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC
AC माइनस AD, सॉरी इसको हम 2 में 1 को घटाएंगे, ठीक है, 2 में 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर AD आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कितना है, BC है और माइनस BD आ जाएगा, DB आ जाएगा, ठीक है। तो ये DB आ गया है। तो देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर समझना कैसे आ जाएगा। ये देखो AC माइनस BD, AC माइनस AD है, AC माइनस AD किसके बराबर आ जाएगा, AC माइनस AD ये किसके बराबर आएगा, DC के बराबर, ठीक है ना। AC माइनस AD है ना, ये दोनों चीज़ें यानी AC माइनस AD, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, DC के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, DC के बराबर आ जाएगा, DC के बराबर आ जाएगा। और BC आपका इसके बराबर आ जाएगा माइनस DC के, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये देखो। अच्छा अब देखो इसके टोटल हम इसको साथ में लिख लें तो ऐसा थोड़ा सा सॉल्व आपको समझ में आ जाएगा कि ये DC कैसे आ गया। देखो ये BC जो है ये दोनों के बराबर होगा, BC ऑल टोटल ये BC है ना, ये DC माइनस AC के बराबर आएगा। तो हमने DC के बराबर कर दिया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर बचा क्या, DB बचा। तो अब DB जब बचा तो DB को हम इधर ले आएंगे, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। देखो ये जब इसके BC और BD ये दोनों के बराबर हो गए तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ सिर्फ आ जाएगा D और C आ जाएगा, यहाँ पर DC। तो ये DC हम लिख देंगे। अब DC इधर आ जाएगा तो DC और DC प्लस क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा, माइनस का इधर आया बराबर, हम 0 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2DC हो जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, DC बराबर क्या आ जाएगा, 0/2। तो यानी DC बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही आपको सिद्ध करना था कि एक के अलावा अतिरिक्त मध्य बिंदु नहीं होता, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया। अब कुछ चीज़ें हमको लिखनी पड़ेंगी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये हम ज़रा देखते हैं। तो देखने में हमको क्या लिखना होगा, अतः बिंदु C और D समपाती हैं। क्या हैं, समपाती यानी बराबर हैं, इनमें कोई अलग सा नहीं है, यानी इनकी बीच की दूरी DC की बीच की दूरी नगण्य है यानी 0 है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हम समपाती बोलेंगे, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे जो ये दिया है कि इसलिए एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है, कि एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व कर दिया। तो अब हम इसका क्या करते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में था क्या। यानी बोला गया था प्रश्न नंबर 4 में, जो आपने पिछले प्रश्न नंबर 4 हल किया था वही है, उसी में ये बोला गया था कि AB का एक C मध्य बिंदु है। तो आपने सिद्ध किया था इसको पिछली क्लास में। तो अब इस पे बोला गया कि C एक AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। तो हमने क्या किया,
पर हमने दूसरा मध्य बिंदु डी ले लिया, ठीक है ना, दूसरा मध्य बिंदु हमने मान लिया डी, तो लिख दिया माना डी ए बी का एक अन्य मध्य बिंदु। अन्य मध्य बिंदु इसलिए माना गया क्योंकि सी ऑलरेडी था पहले से, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ए डी बराबर क्या कर देंगे डी बी, यानी ए डी बराबर डी बी, यानी यहाँ से यहाँ तक को हमने इसको बराबर मान लिया, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु का है तो मध्य बिंदु दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और अब तीसरा पॉइंट जो दिया है, दूसरा पॉइंट कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो यानी सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर दिया हो गया। तो अब देखो ए सी बराबर हो जाएगा सी बी, ए सी बराबर सी बी हो गया, दूसरा हो गया हमारा समीकरण। अब दूसरे समीकरण में हमको पहला समीकरण घटा देना है, तो यानी ए सी माइनस ए डी बराबर बी सी माइनस बी डी बी, ठीक है। अब देखो यहाँ ए सी माइनस ए डी क्या है, ए सी माइनस ए डी, यानी ये दोनों हैं, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर ये पूरा लिख लेने ना, तो ए सी मतलब पूरा टोटल क्या हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉरी ये बीच का डी बी डी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। अब देखो दूसरा पॉइंट इधर दिया है बी सी माइनस बी डी आएगा आपका, तो यहाँ बी सी ये और बी डी ये है ना, तो इसके बीच का ये बिंदु ये भी तो आ जाएगा माइनस में। माइनस में देखो किस तरीके से आएगा, मान लो 5 में 8 घटा दो तो ये माइनस का तो 3 आएगा, है ना, तो इस तरीके से इसको इसमें घटाया गया तो माइनस का 3 आ गया, माइनस का डी सी आ गया। तो अब दोनों को यहाँ प्लस, ये माइनस का ये प्लस का है, तो दोनों चर सेम है, तो इधर हम ले आएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 2 डी सी आ जाएगा। अब 2 डी सी बराबर 0, तो ये 2 इसका मान में बटे में जाएगा, 0/2 हो जाएगा, तो यानी टोटल मान डी सी का कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 आने से ये सिद्ध होता है कि ए बी रेखा का कोई अन्य मध्य बिंदु नहीं हो सकता, केवल एक ही हो सकता है, ठीक है ना, वो पहले से सी है ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बिंदु सी और डी संपाती हैं, इसलिए एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु है। ये पॉइंट हम यहाँ से उठा के लाए हैं, एक और एक केवल मध्य बिंदु है, यहाँ से आके उठा के ये रख दिया। जो उसने बात हमसे पूछी थी हमने वो बता दी, ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो हमने बता दिया। तो ये बड़ी आसानी से आपको सवाल हल हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अब 6वां नंबर सवाल है, बोला गया आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी हमें सिद्ध करना है। तो बड़े प्यार से हम समझते हैं इस सवाल को, हल हम लिखते हैं, जो दिया है हम वो लिख देते हैं। तो ए सी बराबर बी डी ये आपकी बात दिया गया है, यानी ये आपको बोला गया है यहाँ पर ए सी बराबर बी डी। तो देखो ए सी ये यहाँ से यहाँ तक बिंदु बराबर क्या है बी डी, यानी यहाँ से यहाँ तक का बिंदु, यानी दोनों का बिंदु, यानी ए सी ये और बी डी और ये। तो देखो आप सबको समझ में आ रहा है ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर आपका होगा ना, ए सी बराबर यदि हम लिखें ए सी बराबर, तो ए सी बराबर क्या आएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ये निकल के आएगा, ठीक है ना। और फिर दोबारा क्या निकल के आएगा, यानी बी डी की बात करो तो बी डी में क्या आ जाएगा बी डी, यानी बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया ना बी सी पूरा। अब हम दोनों को बराबर कर लेते हैं, यानी हम क्या करें, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में ए सी बराबर बी डी ये आपका दिया है, तो यहाँ पर आप दिया है लिख दोगे, यानी ए सी का बराबर क्या आ गया ए बी प्लस बी सी बराबर, अब बी डी का मान क्या है बी सी प्लस सी डी। तो देखो दोनों प्लस यहाँ बराबर की इधर उधर सेम है, इधर आएगा तो ये कट जाएगा, स्वाभाविक है। तो क्या आ गया
ए बी बराबर सी डी। तो आपको यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना, ये सिद्ध हो गया, बड़े आसानी से सिद्ध हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यानी इसने बोला था कि ए सी बराबर बी डी है, यानी ये पॉइंट से ये ए सी बराबर बी डी है, यानी ये वाला। तो अब देखो ए सी बराबर में क्या हो जाएगा, यानी ए और बी जुड़ेगा, बी और सी जुड़ेगा, ठीक है ना, ए और बी जुड़ेगा और बी और सी जुड़ेगा इस पे, यानी दोनों के बराबर तो ए सी होगा। फिर आपको क्या बोला, बी डी, बी डी है, यानी बी डी क्या होगा इसके बराबर, तो बी सी प्लस सी डी होगा, यानी बी सी प्लस सी डी होगा। तो इसको भी हमने बराबर कर लिया, इन्हीं के मान के बराबर रखा, तो ये बी सी कट गया, ए बी बराबर सी डी आ गया, वही हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया बड़े आसानी से। तो उम्मीद है आपको ये भी सवाल बड़े प्यार समझ में आया होगा। देखते हैं हम इसका लास्ट और अंतिम सवाल, 7वां नंबर इस चैप्टर का। देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट और अंतिम सवाल है। कहा गया है 7वें नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ है कि अभिग्रहित पाँच एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। मतलब अवग्रहित, इनकी अभिधारणा, अवग्रहित आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, उस पे बोला गया था कि भाग है, कोई भाग है, 5वीं अभिधारणा में था कि कोई पूर्ण का एक टुकड़ा यानी भाग होगा, वो उससे बड़ा होगा, किससे, पूर्ण से, यानी टुकड़ा छोटा होगा और उसका भाग जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको देखते हैं क्या लिखें। तो सबसे पहले इसका हल हम लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे जो अभी धारणा में दिया गया था कि लिक्विड की पाँचवें अभिग्रहित में, पाँचवें अभिग्रहित के अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब हम कुछ उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा भाग है, यानी वृत्त है, वृत्त को हम यहाँ से केंद्र से इसको हम काट देते हैं इस तरीके से, ये हमारा भाग ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका भाग हमने इस तरीके से काट लिया, तो बड़ा सा कौन सा होगा, बड़ा आपका ये होगा, यानी ये भाग आपका बड़ा होगा इससे, ठीक है ना। तो आपको ये उम्मीद समझ में आ रहा होगा कि ये भाग क्यों बड़ा होगा। अब मान लो कोई पूर्ण है, पूर्ण का मतलब मान लो ये मार्कर है ना, ये मार्कर क्या है, पूरा है, तो इससे हमने ये कैप हटा लिया। तो कैप जब आप हटाओगे इसका, तो ये कौन सा बड़ा भाग होगा, यानी पूर्ण भाग होगा। ये कैप इसका एक हिस्सा है ना। तो इसको हमने पूर्ण का हटा लिया, तो क्या होगा, ये कैप बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से संसार में तमाम सी ऐसी वस्तुओं को हम उदाहरण दे सकते हैं, तमाम सी ऐसी वस्तुएं हैं कि जिसका हम उदाहरण दे सकते हैं कि एक पूर्ण भाग उसके मतलब पूर्ण उसके टुकड़े से, यानी उसके अंश से या भाग से बड़ा होता है। यानी हम इसका भाग काट दें, यानी यहाँ से भी काट दें, तो ये हमारा पूर्ण हरदम बड़ा ही रहेगा। तो ये सर्वव्यापी सत्य है। तो इसको हम और थोड़ा सा विस्तार से लिख दें, तो इसका हम लिखते हैं विस्तार से, थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि यह अभिग्रहित
न्यूक्लियस के अपग्रहित विश्व में किसी भी जगह, विश्व में किसी भी जगह किसी भी वस्तु के लिए सत्य है। किसी भी जगह किसी भी वस्तु के लिए सत्य है। ठीक है ना। तो इस तरीके से सत्य है, इसलिए ये अपग्रहित सर्वव्यापी सत्य है। इसलिए यह अभिग्रहित सर्वव्यापी सत्य है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा, ये टुकड़ा है इसका, तो इसमें कुछ था नहीं। इसकी अभिग्रहित पांचवी अवधारणा हमको बतानी थी, जो हमने क्या बता दिया, बड़ी आसानी से इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। और बस क्लास बस यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।